जी सर। चलिए शुरू करते हैं। अपना परिचय दीजिए सुभाष जी। सर मेरा नाम सुभाष है। मैं जालौर जिले के सांसोट तहसील का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई गायत्री विद्या मंदिर सांसोट से 86% व 84% से की। मैंने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई राष्ट्रीय मानवीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT जयपुर से की। वर्तमान में मैं सुपरवाइजर के पद पर प्रोबेशन ट्रेनी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। ट्रेनिंग हो आप अभी जी सुपरवाइजर सर। किस डिपार्टमेंट में? सर मैं वुमन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट में। तो ये कौन से एग्जाम के थ्रू हुआ है आपका, एलडीसी के थ्रू? नहीं सर, ये सर इसका अलग से एग्जाम हुआ था। अच्छा, सुपरवाइजर की पोस्ट थी। क्या कार्य रहता है आपका? तो सुपरवाइजर मुख्यतः साथिनों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, जिसके अंतर्गत साथिनों की मासिक रिपोर्ट, उसकी अटेंडेंस रिपोर्ट उप निदेशक स्तर को भेजी जाती है। इसके अलावा प्रति माह जाजम बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिसमें महिलाओं की जो समस्या है उनका निराकरण किया जाता है। महिलाओं की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास के लिए जो सरकार की योजना है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, उनका पर्यवेक्षण किया जाता है। और ये ICDS के साथ मिलकर कार्य करता है। आईसीडीएस क्या है? सर ICDS महिला व बाल विकास के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाओं की एक योजना है, परियोजना है, जिसे भारत सरकार द्वारा 1974 में प्रारंभ किया गया था। अच्छा, वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, जी सर, ये एक परियोजना है। परियोजना है। ओके। आपके विभाग की हायरकी क्या है, नीचे से ऊपर की ओर बताइए। जी सर। सर ग्राम पंचायत पे सबसे नीचे स्तर पर साथीनें होती है। साथीनों का पर्यवेक्षण करने के लिए पंचायत समिति के स्तर पर सुपरवाइजर होते हैं। उनके ऊपर सुपरवाइजर एक ब्लॉक लेवल पे होता है। उसके ऊपर जिला स्तर पर प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, जो महिलाओं का संरक्षण संबंधी कार्यों को देखते हैं। उनके ऊपर उप निदेशक स्तर के अधिकारी होते हैं, जो जिला स्तर पर कार्य करते हैं। फिर राज्य स्तर की बात करें तो उनके ऊपर निदेशक और उसके ऊपर सचिव, WCD और आगे महानिदेशक होते हैं। ओके। आपने आरएएस बनने का जो विचार है ये कब बनाया आप? सर RS बनने का विचार मैंने अपने इंटर्नशिप की तैयारी के दौरान किया था, जब मैं 3rd ईयर में था, बीटेक की पढ़ाई के दौरान। मेरी इंटर्नशिप ISCL गुजरात से हुई थी। तो वहाँ पे मैंने केमिकल इंजीनियर्स के कार्यों को देखा, तो मुझे लगा कि यह वो कार्य नहीं है जिसमें मैं सहज महसूस करूँ, क्योंकि सर उसमें सोशल करेक्शन नहीं था, वहाँ पे चुनौतियाँ नहीं थी, कार्य की विविधता नहीं थी, एक फिक्स काम था। तो वहाँ पे मैंने डिसीजन लिया कि मुझे एक RS की सेवा या प्रशासन की सेवाओं में जाना चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं एथिक्स से। ये कर्तव्य के लिए कर्तव्य क्या होता है? सर ये कर्तव्य के लिए कर्तव्य मतलब किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए कर्तव्य को करना, जिसे कांट ने बताया था। और कांट ने 3 प्रकार के इस प्रकार से बताए थे कर्तव्य के। एक तो ऐसे कर्तव्य होते हैं जो अपने आप से किए जाने वाले कर्तव्य होते हैं, और सबसे उचित कर्तव्य वो होते हैं जो कर्तव्यों को पालन करने के लिए कर्तव्य किए जाए। तो ये सबसे उचित ओके, कर्तव्य माने जाते हैं। क्या मतलब क्या है इसका? कि किसी कर्तव्य को पालन करने के लिए ही कर्तव्य करना, मतलब एक कार्य के पीछे ही कार्य करना। कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना कहलाता है। मतलब परिणाम के लिए कर्तव्य नहीं करना? जी सर, इसमें ये परिणाम निरपेक्ष होता है, और इसमें फन की किस मतलब फन। भारतीय दर्शन से ये साम्यता रखता है? सर ये गीता के साथ साम्यता रखता है, लेकिन गीता का जो है वो निष्काम क्रम पर आधारित है, लेकिन इसमें फन की गारंटी दी गई है। इस क्रम में फन की गारंटी नहीं दी गई है, ये भी सर निष्काम क्रम के ऊपर आधारित है। नहीं तो ये निष्काम कर्म और कांट में कुछ अंतर लगता है आपको? जी सर। क्या अंतर है? गीता में जो दर्शन है वो नशीलापन है, जिसमें फन की गारंटी भी दी गई है। और वो एक ऐसा है जो परिणाम के सापेक्ष है, और ये सब निरपेक्ष है, इसमें फन की गारंटी नहीं है सर। एक गीता का जो निष्काम कर्मी हो गए, परिणाम सापेक्ष कहाँ है? सर परिणाम सापेक्ष नहीं है। परिणाम की वहाँ पे हम परिणाम के लिए कार्य नहीं करते, लेकिन फन की गारंटी दी गई है कि वहाँ फन फल आपको की? अवश्य मिलेगा, फन गीता आपको में अवश्य फल, मिलेगा। गीता में फल की गारंटी है? हाँ जी सर, फन की अपन जैसे हम कार्य करते हैं तो फन की इच्छा न रखते हुए कार्य किया जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप फन की चिंता करना छोड़ो, वो मेरे हाथ में है, लेकिन कार्यों का परिणाम आपको अवश्य मिलेगा।
कांट में सर इसका विपरीत बताया गया है कि फन की इसमें गारंटी नहीं दी गई है। कंफर्म हो आप इस पॉइंट पे? जी सर। ओके। अच्छा, कांट और गीता में अंतर कहाँ है इसके अलावा? इसके अलावा सर कांट का सिद्धांत है वह कठोरता कठोरता को लिए हुए हैं। गीता का सिद्धांत लचीलापन दिखाता है। व्यवहारिक गीता का सिद्धांत ज्यादा व्यवहारिक है और कांट का सिद्धांत कम व्यवहारिक लगता है। ओके। नैतिकता के बिंदु को लेकर गीता और कांट में कुछ अंतर है, आप बता सकते हो? नैतिकता के स्तर पर गीता और कांट में क्या अंतर है? सर दोनों का कर्तव्य पालन के लिए अलग अलग बताए गए हैं कि कर्तव्य का पालन किस प्रकार से किया जाए। जैसे कि गीता में तो लोकहित की भावना के बारे में बताया गया है, निष्काम कर्म योग है, स्थिर प्रज्ञता के बारे में बताया गया है। कांट ने इन इन जो है तथ्यों का उल्लेख ही कहीं नहीं किया गया है। वहाँ पे सिर्फ कर्तव्य के लिए पालन करना या ऐसे कर्तव्य जो त्वरित रूप से उत्पन्न हो जाए या मानवीय संबंधों पर आधारित हो, उन कर्तव्यों के बारे में बताया है। और गीता के जो कर्तव्य है वो लोक संग्रह पर आधारित है। अच्छा, ये कांट का नैतिक शुद्धतावाद क्या है, ये पढ़ा आपने? नैतिक शुद्धता, सॉरी सर, प्योरिज्म। इनको मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक। ओके। और इसका एक और है कठोरतावाद, रिगोरिज्म। सॉरी सर। नहीं पढ़ा है? ओके। एक व्यक्ति में एक प्रशासक के रूप में क्या क्या गुण होने चाहिए? सर एक प्रशासक एक सत्यनिष्ठ होना चाहिए, वस्तुनिष्ठा उसमें होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, उसका भाषण प्रभावी होना चाहिए, समस्याओं को तुरंत समझने वाला होना चाहिए और निर्णय क्षमता उसकी तीव्र होनी चाहिए। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा में क्या अंतर है? सर, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा में मुख्यतः डिफरेंस हम देख सकते हैं कि सत्यों का प्रयोग करना, मतलब ऐसे तथ्य जो जो पूर्वाग्रह से रहित होकर कार्य करना, और जो सत्यनिष्ठा कहलाती है कि और ईमानदारी किसी कार्य के प्रति जवाबदेही होना, उत्तरदायित्व तो होना, कार्यों को सही ढंग से करना ईमानदारी कहलाती है। अच्छा, अभी केंद्र सरकार ने कोविड को कोविड का जो नियंत्रण है वो अपने हाथ में ले रखा है। जी सर। तो ये किस अधिनियम के तहत कर रही है केंद्र सरकार? ये सर महामारी अधिनियम 2020 के तहत करती है। ओके। एक और अधिनियम है इसके लिए सर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का उल्लेख किया जा राइट सकता है। राइट राइट। अच्छा, कोविड का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? कोविड का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कोविड जैसे? के दौरान हमारे उद्योग धंधे बंद गए, जहाँ पे उत्पादन नहीं हो पाया, लोगों के रोजगार छीन गए यहाँ पे। और अपनी जो आर्थिक वृद्धि दर है वो उसके तीसरे चरण में जो तृतीय तिमाही है उसमें -10% की गिरावट हुई है। लेकिन सर अब आने वाले वर्षों में इसमें सकारात्मक प्रभाव भी देखेंगे, वापस अपनी अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाएगी। 5.8% की ग्रोथ रेट भी काफी सारी एजेंसियां हैं जो बता रही है। लेकिन सर वर्तमान को देखते हुए तो कोविड का नेगेटिव इम्पैक्ट ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इसके और कोई इफेक्ट और किसी पक्ष पर प्रभाव आप बता पाएंगे? पॉजिटिव सामाजिक इम्पैक्ट। प्रभाव क्या है? सामाजिक प्रभाव देखें तो लोग आपस में भी घुल मिले हुए हैं, परिवार एकता स्थापित हुई है। लॉकडाउन के दौरान लोगों ने आपस में संबंध भी अच्छे से बने हैं, लोगों में सहायता करने ऐसा का तो भाव भी है। अभी यूएनओ की एक रिपोर्ट आई है कि कोविड के दौरान महिला हिंसा में वृद्धि हुई, जिस घरेलू हिंसाओं की घरेलू वृद्धि के भी संबंध की अच्छे हुए। गई। सर पारिवारिक संबंध अच्छे हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ हिंसाओं में भी वृद्धि हुई है। मतलब पति पत्नी तो आपस में लड़ते रहे और बाकी परिवार के दूसरे लोगों से संबंध अच्छे हुए। हाँ सर, घरेलू हिंसा में बहुत सारे बताए गए हैं, जिसमें इस प्रकार घरेलू हिंसा मतलब सामाजिक रूप से आर्थिक हिंसा भी हुई है, कहीं कहीं सामाजिक हिंसा भी हुई है, शारीरिक हिंसा भी हुई है। लेकिन सर बाकी आर्थ, परिवार आर्थिक हिंसा क्या होती है? आर्थिक हिंसा होती है कि महिलाओं को जो रोज मतलब पति के द्वारा कमाए गए पैसों में से उन्हें अपना वेतन नहीं देना, उन्हें एक प्रकार से वित्तीय संपत्तियों से दूर रखना आर्थिक हिंसा कहलाता है। मतलब अगर वो महिला को पैसे देगा हर महीने पति, तो वो आर्थिक हिंसा नहीं है? हाँ जी सर, जैसे कि
बराबरी का भागी, मतलब महिलाओं के द्वारा कमाए गए धन का भी पति के द्वारा यूज करना या उसका भी गलत तरीके से इस्तेमाल करना भी आर्थिक हिंसा है। ओके। अच्छा जी, भारत चीन का क्या विवाद है अभी? भारत चीन का सर गलवान घाटी को लेकर विवाद है, जहाँ पे एलएसी बनी हुई है। तो इसके इस लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल है। तो इसमें सर चीन अपना दावा, इसके पूर्व में अपना दावा कर रहा है और भारत कह रहा है कि ये हमारे भारत का पार्ट है। ओके। और विवाद के अन्य बिंदु हैं, आपको पता है? तनाव, भारत चीन का तनाव है उसके, और आर्थिक पक्ष कौन से हैं? सामरिक, आर्थिक, सारे पक्ष बताइए। सर बाकी पक्षों की बात करें तो भारत और चीन के मध्य व्यापार भी घाटा काफी अधिक हुआ है। अभी भारत और अमेरिका का व्यापार काफी अच्छा हुआ है। तो ये सभी ओके। कारणों को परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में सुना है? जी सर। क्या है ये? सर एक चीन की महत्वाकांक्षी नीति है, जिसमें वो स्ट्रिंग और पंच के माध्यम से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। कैसे? जिसके जैसे कि भारत के पड़ोसी देश है, वहाँ पे बंदरगाहों पर अपना एकाधिकार स्थापित करके वहाँ पे कुछ विकास कार्य करके भारत को घेरने की कोशिश करता है। जैसे कि कौन कौन से श्रीलंका बंदरगाह बने हैं? जैसे कि श्रीलंका में हबन टोटा बंदरगाह है, उसको लीज पे लिया है उन्होंने। म्यांमार में अपना सैनिक अड्डा स्थापित कर रहा है। मालदीव में भी कर रहा है। नेपाल के माध्यम से भी भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान में जो CEPC कॉरिडोर है, पाकिस्तान चीन पाकिस्तान कॉरिडोर, उसके माध्यम से भी भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। क्या है ये कॉरिडोर, क्या है? ये सब चीन की एक परियोजना है, जिसमें चीन यूरोपीय देशों से कनेक्ट होगा, यूरोपीय और मध्य एशियाई देशों से कनेक्ट होगा। परियोजना का नाम क्या है इसका? CPEC, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और सर ये एक BRI और का एक पार्ट है। है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है एक और चीन का। जी सर, इसका ही सर CPEC इसका पार्ट है BRI का। BRI के अंतर्गत जनमार्ग, वायुयान मार्ग और थन मार्ग, तीनों को आपस में जोड़ते हुए चीन की पहुंच यूरोपीय देशों तक और मध्य एशियाई देशों तक बनाना चाहता है। ओके। तो एक और जो RCEP में भारत ने भाग नहीं लिया, जी सर। क्या है RCEP? सर RPC 15 देशों का समूह है, जिसमें 10 एशियाई देश है। इसके अलावा 6 जो एशियाई देशों के आसपास के देश है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी कोरिया, जापान जैसे देश है। सर भारत ने इसमें पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया है कि ये भारतीय हितों के प्रतिकूल है। जैसे कि भारत का डेयरी उद्योग है, तो अगर इसमें भारत पार्टिसिपेट करता है तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो डेयरी उद्योग है, वो भारत के जो पशुपालन उद्योग है उस पर हावी हो जाएगा, और भारतीय के जो डेयरी उत्पाद है वो नहीं बिक पाएंगे। एक ओके। कारण यह है। दूसरा कारण सर यहाँ पे स्टील और जो स्टील की फैक्ट्रीज है, तो चीन के द्वारा आयातित किया जाने वाला माल सस्ता हो जाएगा, तो भारत का जो स्टील उद्योग है उसको भी प्रभावित करेगा। और सर एशियन देशों के साथ जो व्यापार घाटा है, तो उनमें से लगभग जो 15 देश है, इनमें से 11 देशों के साथ व्यापार घाटा माइनस में चल रहा है। अगर भारत इसमें शामिल होता है तो व्यापार घाटा भी बढ़ेगा। ओके। आसियान का नाम लिया आपने, कितने देश हैं और कब कब गठित हुआ है? सर ये 1967 में गठित हुआ था। इसमें 10 देश हैं। कौन कौन से? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, अ, ब्रुनई, सात। अ, सारे सर नाम मेरे कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके ओके। लाओस और लाओस तो हो गया। चलिए ठीक है। अच्छा, अगर भारत इस चुनौती का सामना करना चाहे, चीन और भारत के बीच जो तनाव है इसका, तो भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? अगर चीन को संतुलित करना है तो भारत को जो विश्व की दूसरी महाशक्तियां हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। भारत और और अमेरिका के सब भारत और अमेरिका के अच्छे संबंध होने चाहिए चीन को काउंटर करने के लिए। क्वाड है, जो जो भी संगठन बना है हिंद महासागर में, जो चीन का उभार बढ़ रहा है उसको संतुलित करने के लिए, तो उसमें भारत की अच्छी भागीदारी होनी चाहिए। इसके ओके अलावा सर ब्रिक्स के माध्यम से भी चीन को संतुलित किया जा सकता है, क्योंकि ब्रिक्स में चीन और भारत दोनों ही सदस्य है। तो दोनों के आपस में अच्छे संबंध भी बन सकते हैं। SCO है, वो भी चीन और भारत दोनों में है, तो उस मंच का भी उपयोग चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने में किया जा सकता है। गुड। अच्छा, ये अभी जो कश्मीर वर्तमान में किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया?
सर कश्मीर के लिए अनुच्छेद तो अलग से कोई नहीं है, इसका गठन कश्मीर विधेयक पुनर्गठन 2019 के तहत किया गया है। अच्छा, आप बता सकते हो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किन अनुच्छेदों के तहत होता है? सॉरी सर, अनुच्छेद मुझे पता नहीं है। अच्छा, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं टोटल? सर अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दादर दो। नगर हवेली, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। क्या इन सबके अनुच्छेद अलग हैं या एक ही अनुच्छेद में सारे बना लिए गए? सर इनके निर्माण के लिए तो अलग अलग संविधान संशोधन हुए हैं, लेकिन अनुच्छेद के बारे में सर मुझे पता नहीं है। ओके ओके। अच्छा, एक जालौर जिले में खगोल शास्त्री हुए हैं जो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। जी सर, ब्रह्मगुप्त जी वहाँ हुए, उनका जन्म वहाँ इनका हुआ। सिद्धांत क्या कहलाता है ब्रह्मगुप्त का? सर ब्रह्मगुप्त ने एक सिद्धांत दिया था ब्रह्म स्फुट के नाम से। अच्छा, ये क्या है, आप बता सकते हो इसमें क्या बोला है उन्होंने? सर ब्रह्मगुप्त जी ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। तो मुख्यतः ये ज्योतिषी ग्रंथ है और उसके बारे में बताया। क्या ब्रह्म स्फुट में गुरुत्वाकर्षण की चर्चा की गई? जी सर, गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ ज्योतिषी के सिद्धांत और गणित के सिद्धांतों के बारे में भी बताया गया है। ओके ओके ओके। एक आशापुरा मंदिर है जालौर जिले में, जी सर। कहाँ है? सर ये जादौर जिले के मोरदान तहसील में है। ओके। किसकी कुलदेवी है आशापुरा माता? आशापुरा माता जी राठौरों की कुल देवी थी, जो जोधपुर के राठौर वंश है उनकी कुल देवी मानी जाती है। ओके। एक जलालाबाद नाम किसका पड़ा है? सर यहाँ पे जाबानी नाम की ऋषि थे, तो उनकी ऋषि के नाम पे यहाँ जानवर का नाम जलालाबाद पड़ा है। जलालाबाद, जलाला, याद थोड़ा पटा। आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे। माइक बंद करो। मुकेश जी माइक बंद करो। हाँ, जलालाबाद जालौर का नाम कैसे पड़ा, मैं ये पूछ। सर अलाउद्दीन खिलजी ने जब 2000 अलाउद्दीन खिलजी ने 1911 में जब यहाँ पे आक्रमण किया था, तो उसकी विजय के उपरांत जानवर का नाम जलालाबाद रखा था। कब किया आक्रमण ये? 1311 में। ओके। और किसके मध्य हुआ था ये? सर ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी और सामने कान्हा देव की सेना थी। ओके, कान्हड़ देव पे ग्रंथ लिखा गया है। सर पद्मनाथ जी ने लिखा है कान्हा देव प्रबंध। ओके, क्या विषय वस्तु है उसकी? तो उसमें कान्हा देव और विरम देव की शौर्य गाथाओं का वर्णन किया गया है। ओके ओके ओके। अच्छा, एक ये कान्हड़ देव और अलाउद्दीन के मध्य युद्ध का क्या कारण था? सर इसके मुख्यतः 2-3 कारण थे। पहला कारण सर जालौर है वो सामरिक दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट था, ये गुजरात के मार्ग पे पड़ता था। ओके। तो उस टाइम की जो दक्षिण में जाने के लिए जानवरों को जीतना अनिवार्य था। दूसरा सर कारण था कि कान्हा देव ने जो सोमनाथ के मंदिर था वहां पे जब इनके सैनिक खजाना लूटते हुए जा रहे थे, तो जानवरों में इनको जाने के लिए जगह नहीं दी थी। ओके तो इसके वजह से अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो गए थे और उन्होंने आक्रमण कर दिया। तीसरी कहानी सर फिरोजा और विरम देव के बारे में है। फिरोजा अलाउद्दीन की पुत्री थी और वो विरम देव से विवाह करना चाहती थी। विरम देव ने इस बारे में मना कर दिया था। ओके ओके। ये आपने एक मानव पूंजी सूचकांक जारी हुआ है, मानव पूंजी सूचकांक, इसके जी बारे सर। में पढ़ा है आपने? सर अभी तो मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है। अच्छा, एक ये राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बनाया अभी। हाँ जी सर, ये बानोत शायद गैस लगा सकता हूँ, शायद बानोतरा में बनाया गया है, तो मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है इसकी। ये आपका अच्छा, एक मोक्ष कलश योजना है, आप बता सकते हो इसके बारे में? हाँ सर, कोविड-19 में एक मोक्ष कलश योजना राजस्थान मुख्यमंत्री के द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवारजनों में अधिकतम 2 जने को निःशुल्क हरिद्वार तक यात्रा की व्यवस्था की जाती थी। अंतिम प्रश्न मेरा, इसमें वित्त पोषण कौन करता है? सर इसमें वित्त पोषण देवस्थान विभाग करता था और निःशुल्क यात्रा राजस्थान परिवहन सेवा के द्वारा की जाती थी। वेरी गुड जी, राजेश सर।
जी सुन पा रहे हैं? जी सर। नमस्ते सर। सुभाष जी जी सर। नमस्ते। इंजीनियरिंग किया आपने, केमिकल इंजीनियरिंग? जी सर। रसायन क्या होता है? सर केमिकल मुख्यतः विभिन्न तत्वों, विभिन्न यौगिकों और विभिन्न पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। अच्छा। भारत के कोई रसायन शास्त्री बताइए बताइए, प्राचीन भारत से। सर नागार्जुन जी प्राचीन भारत में रसायन शास्त्री थे, जिन्हें पारा और इनके बारे में अच्छा सा ज्ञान था। अच्छा, इनसे पहले कोई नहीं था? सर नागार्जुन से गुप्तकालीन थे, उनसे पहले मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बाकी वैदिक सभ्यता में भी बहुत सारे ऋषि मुनि हुए थे। अच्छा, चरक का नाम सुना है आपने? हाँ सर, शरक मुख्यतः चिकित्सा से संबंधित थे, जिन्होंने शरक संहिता की रचना की थी और इसमें अच्छा चिकित्सा के उपकरणों के बारे में वर्णन किया गया है। अच्छा, आयुर्वेद क्या है फिर? सर, आयुर्वेद में मुख्यतः जो जड़ी बूटियों के द्वारा दवाइयों का निर्माण किया जाता है, और धन्वंतरि इस चिकित्सक थे। अच्छा, चलिए, ये बताइए, इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया मनाया जाता है। क्या कारण है 15 सितंबर को मनाने का? सर इस दिन विश्व रवैया, जो एक प्रसिद्ध इंजीनियर हुए थे, मैसूर के थे वो, उनके जन्म दिवस के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, क्या ऐसा काम किया था उन्होंने जिसकी वजह से उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? सर विश्वेश्वरैया जी मुख्यतः सिविल इंजीनियर थे, तो उन्होंने मैसूर और जो उनके आसपास के क्षेत्र है वहाँ की वास्तुकला के बारे में एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाया था। तो उनके योगदान में, वास्तुकला के क्षेत्र में योगदान और नगरीय विकास के योगदान में, उनके रूप में उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। अच्छा, चलिए, आधुनिक भारत के कुछ रसायन विज्ञानियों के नाम बताइए। आधुनिक भारत में प्रफुल्ल चंद्र राय जी थे, जिन्होंने रसायन विभाग की स्थापना जनक भी माने जाते हैं। इसके अलावा आर मासनेकर जी हैं, जो भी CSIR के निदेशक हैं। और अनिल अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी, वो भी केमिकल इंजीनियर हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है। भारत में किसी को रसायन के क्षेत्र में नोबेल मिला है? नहीं सर, रसायन के क्षेत्र में भारत को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया। अच्छा, चलिए, आपकी हॉबी है बॉलीवुड मूवीज देखना? जी सर। अच्छा, भारत के जो फिल्म उद्योग है उसको क्या बोलते हैं? सर उनके अलग अलग नाम है, जैसे कि तमिलनाडु में है टॉलीवुड, आंध्र प्रदेश में अलग नाम है उनके। अच्छा, तो अभी रजनीकांत जी के बारे में पढ़ रहा था, उनकी पार्टी है और वो राजनीति में आने की घोषणा करना चाहते हैं, तो पार्टी का नाम बता पाएंगे, उनकी पार्टी का नाम? सर मुझे पार्टी का नाम तो याद नहीं आ रहा। बाकी उन्होंने पिछले साल एक पार्टी बनाई थी और उन्होंने औपचारिक घोषणा भी की थी उसके बारे में। मुझे दक्षिण अभी। भारत में और भी कई अभिनेता हैं जो राजनीति में हैं। जी सर, कमल हासन जी राजनीति में है, पवन पवन कल्याण जी राजनीति में है। अच्छा, उनकी पार्टियों के नाम? सॉरी सर, उनके में नाम अभी याद नहीं आ रहे मुझे। अच्छा, बॉलीवुड ही पसंद है मतलब आप? जी सर। अच्छा, बॉलीवुड के बता दीजिए कोई पार्टियों से जुड़े हुए जो अभिनेता हैं प्रसिद्ध। सर शत्रुघ्न जी सिन्हा हैं, जो पहले भाजपा में थे, फिर उसके बाद पटना गंज साहिब से कांग्रेस से भी लड़े थे। इसके अलावा सविता बच्चन जी भी चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस से। और अभी उर्मिला मातोंडकर हैं, जो शिवसेना में शामिल हो रही है। राजेश खन्ना जी कांग्रेस से लड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी और इनका पूरा परिवार भाजपा से संबंधित है। अच्छा, चलिए, ये बताइए, भारत में कौन सी आईआईटीज हैं जो 5G तकनीक पर काम कर रही है? सॉरी सर, मुझे आईटी ऐसी आईटी का नाम नहीं पता जो भी 5G तकनीक पर काम कर रही है। अच्छा, चलिए, आज एक न्यूज आई है प्रदूषित शहरों के बारे में, उसमें है विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बताया गया है? सर आज ही मैंने आज का न्यूज़पेपर, सॉरी सर, नहीं देखा अभी तक, तो मैं नहीं पता। अच्छा, एक
अशोक खेमका जी हैं, नाम सुना होगा आपने इनका, अशोक खेमका। हाँ सर, ये प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित है और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हाँ, आईएएस ऑफिसर हैं, चलिए इतना जानकारी है आपको। उन्होंने कहा कि वह बाजारी क्या, जिसमें जो किसानों की फसल है उसकी खरीदारी सिर्फ सरकार करे, बिचौलिए अगर ज्यादा दाम देते हैं तो क्या दिक्कत है? आप सहमत हैं इस बात से? नहीं सर, इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों? सर, बिचौलिए किसानों का मुख्यतः शोषण ही करते हैं। उनका काम ही कमीशन प्राप्त करना होता है, तो ये बात तो उचित प्रतीत नहीं होती है। बिचौलियों का तो अंत होना चाहिए। अच्छा, चलिए। अ, करिया मुंडा जी कौन है? सॉरी सर, माफ कीजिए, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, भारत में जो अभी देव दीपावली मनाई गई थी, जी सर। उसके पीछे क्या लॉजिक है? सर, देव दीपावली मुख्यतः गुरु नानक जयंती के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा होती है और जब अमावस्या होती है तब हम दीपावली मनाते हैं। तो उस अमावस्या वैसे अंधकार का दिन होता है, तो हम उस कार्तिक महीने की पूर्णिमा को एक उजाले के रूप में मनाते हैं, तो उसे देव दीपावली कहते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि दीपावली देवताओं के द्वारा मनाई जाती है, तो इसका नाम देव दीपावली रख दिया गया है। अच्छा, तो राम जी आए थे तो देवताओं को खुशी मनानी चाहिए थी ना? सर, खुशी तो मनाई होगी उस दिन जब वो, लेकिन वो कार्तिक अमावस्या थी जब अयोध्या आए थे। मगर सर, रावण का जब वध हुआ था तो खुशी तो सबको हुई होगी। उस वक्त तो बोल रहे हैं कि देव सोते रहते हैं। सॉरी सर। विजयदशमी को तो देव सोते रहते हैं, फिर कैसे उन्होंने खुशियां मनाई नहीं होंगी? सर, राम जी तो अयोध्या के दिन पे अयोध्या आए थे ना, तो दीपावली के दिन पे वो अयोध्या आए थे, तो उस दिन कार्तिक पूर्ण अमावस्या थी। और देव उठते हैं एकादशी को। हाँ सर, वह कार्तिक, हाँ कार्तिक शुक्ल एकादशी होती है जब देव उठनी एकादशी से कहते हैं। अच्छा, उस वक्त उठ गए थे देव। विजयदशमी को जब रावण का जी वध सर। होता है, तो उस वक्त भी कौन सा जो देवता होते हैं उनका शयन पक्ष चल रहा होता है उस वक्त? हाँ सर, उस दिन विष्णु भगवान का शयन माना जाता है। लेकिन सर, राम जी तो एक मानव के रूप में थे, तो उन्होंने मानव के रूप में ही बुराइयों का अंत किया था। अच्छा, चलिए ये बताइए, अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल अभी लॉन्च हुई थी, जी उसका सर। परीक्षण कहाँ से किया गया था? सर, इसका उड़ीसा से किया था, चांदीपुर रेंज से। श्योर है आप? हाँ, जी सर। वहीं से ही होती है सारे मिसाइल, जो परीक्षण होता है वहीं से ही होता है? नहीं सर, इसके अलावा भी और भी हैं अपने इंडिया लॉन्च करने के, जैसे श्रीहरिकोटा से भी होते हैं, ठुम्बा से भी होते हैं। अंडमान निकोबार से होता है क्या? हाँ जी सर, अंडमान निकोबार में मिसाइल प्रक्षेपण यान है, प्रक्षेपण केंद्र है। अच्छा, और भी आपके जैसे सुपरवाइजर है, वुमन सुपरवाइजर, सॉरी वुमन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर है, जी तो ये सर। पद क्या है? दो पद होते हैं, एक तो वुमन सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर, दोनों में क्या अंतर है? सर, एक डिपार्टमेंट WCD के अंदर आता है, जिसमें ICDS के अंदर आता है, महिला व बाल विकास के अंदर। दूसरा डिपार्टमेंट वुमन इम्प्रूवमेंट में आता है, महिला सशक्तिकरण में। तो जो ICDS डिपार्टमेंट है, जो महिलाओं की जो समस्या है, जो गैर पोषणीय है, जिसमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, जिनमें पोषण दिया जाता है, वह काम आंगनबाड़ी सुपरवाइजर देखते हैं। इसके अलावा जो बाकी योजना है, जिन्हें जैसे जिसमें महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण आवश्यक है, वह सुपरवाइजर वुमन इम्प्रूवमेंट देखते हैं। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि ये पद जो है किसी महिला को दिया जाना चाहिए? सर, जैसे कि ICDS में जो सुपरवाइजर होते हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। जो WCDS के सुपरवाइजर पद है उसमें 85% महिलाओं के लिए रिजर्व होते हैं, 15% पुरुषों के लिए रिजर्व होते हैं। तो सर, गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स भी बने हुए हैं, तो सीटें पुरुषों के लिए भी आरक्षित होती है इसमें। अच्छा, आपने आरपीएस को सेकंड नंबर पे रखा है। जी सर। आरपीएस की अगर पद आपको मिलता है और अभी आप सुपरवाइजर हैं, दोनों में क्या समानता देखते हैं आप?
जी सर। आरपीएस भी महिलाओं के सशक्तिकरण के रूप में ही उनके भी कार्य करने होते हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा से संबंधित हो गए, बाल विवाह निरोधक अधिनियम हो गया, दहेज प्रथा निरोधक अधिनियम हो गया, तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन आरपीएस ही करते हैं। और सुपरवाइजर इन इन जो अधिनियम है तो इनकी रिपोर्ट आगे भेजते हैं जिला स्तर पे, और जिला स्तर और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों आपस में मिलकर ही इन समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो दोनों डिपार्टमेंट आपस में जुड़े हुए हैं। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उससे क्या खतरे हो सकते हैं? सर, इन खतरों की बात करें तो किसानों का शोषण हो सकता है। मुख्यतः उन किसानों का शोषण हो सकता है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। छोटे किसान होते हैं, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो वो अपनी मैं उपज को अपने प्रश्न को समझा नहीं, रोकना चाहूंगा बीच में। किसान आंदोलन के खतरे पूछ रहा हूँ, ना कि किसानों को। अच्छा सॉरी सर। सर, इस प्रकार के आंदोलन से इस प्रकार के जो आंदोलन हो रहे हैं तो उनसे जैसे भारत सरकार में और भी अधिनियम बन सकते हैं, तो उनका विरोध व्यापक स्तर पे हो सकता है। लेकिन सर, इस प्रकार के आंदोलन अगर कुछ किसानों की शंका है तो उसको पूरा करने के लिए इस प्रकार के आंदोलन तो हो सकते हैं, लेकिन सर आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए और कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अच्छा, कोरोना फैलने का खतरा नहीं है मतलब? सर हाँ, कोरोना इस से फैल सकता है, बिल्कुल फैल सकता है। ये खतरा मुख्य है ना? जी सर। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते सुभाष जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर। सुभाष जी, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं? सॉरी सर, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। सॉरी, केमिकल इंजीनियर हैं, और अभी आप सुपरवाइजर हैं वीमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। जी सर। क्यों ये फील्ड आपने एकदम चेंज कर दिया आपने? सर, मुझे मेरा फील्ड चेंज करने का, मुझे वैसे प्रशासनिक सेवाओं में आना है, तो ये तो मैंने डिसीजन अपनी इंटर्नशिप के दौरान कर लिया था। और केमिकल को प्रशासन में चेंज करने का कारण था कि केमिकल इंजीनियर में कार्य की विविधता नहीं है, वहाँ पे सोशल कनेक्शन कम होता है। केमिकल इंजीनियर से मुख्यतः रिफाइनरीज में कार्य करता है, तो वहाँ पे सोशल कनेक्शन नहीं होता है, प्लांट लाइफ बहुत एक्टिव होती है, शिफ्ट में काम होता है, फिक्स काम होता है, कार्य की चुनौतियाँ वहाँ पे नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रशासन में कार्य की विविधता, चुनौतियाँ और सोशल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। नीतियों का व्यापक स्तर पे क्रियान्वयन भी किया जा सकता है, तो इसीलिए मैंने प्रशासन में आने का निर्णय लिया। सुपरवाइजर मैंने एक बैकअप के रूप में रखा है, अगर मेरा आरएस में नहीं होता है तो फिर मैं सुपरवाइजर के पद पे तो कार्य करूंगा। यहाँ तो 24 घंटे काम करना होता है, 24/7 ड्यूटी होती है, फिर कैसे करेंगे? वहाँ शिफ्ट के काम से भाग रहे हैं आप, यहाँ 24 घंटे काम करना होगा। सर, प्रशासनिक सेवा वैसे नौकरी नहीं होकर एक सेवा ही है 24 घंटे की, लेकिन सर इसमें चुनौतियों के साथ कार्य करने में ज़्यादा चैलेंजेज भी है, और चुनौतियों के साथ कार्य करना अच्छा रहता है। वहाँ पे सर प्लांट की लाइफ फिक्स सा काम है, आपके पास ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं है, सब प्लांट को ऑपरेट करना और सब टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अच्छा अच्छा, तो जो केमिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज है आपकी, उसका प्रशासन में कोई यूज है? जी सर। क्या? केमिकल इंजीनियर मुख्यतः प्रोडक्शन का कार्य करता है, जिसमें रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में पहुंचाता है। तो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए जिन जिन प्रक्रियाओं का यूज किया जाता है, उन प्रक्रियाओं का प्रशासन में यूज किया जा सकता है। हम्म। तो ये तो जैसे कि कोई बहुत महत्वपूर्ण ऐसा योगदान नहीं हुआ कि उसकी वजह से आपको हम प्रशासन में शामिल कर लें? इसके अलावा सर, मैंने बीटेक की पढ़ाई के दौरान बहुत सारे ऐसे गुणों का विकास किया है, जैसे कि समूह में कार्य करना, नेतृत्व में कार्य करना, त्वरित डिसीजन लेना। ये सब केमिकल इंजीनियर का कार्य होते हैं। जैसे प्लांट में किसी भी पढ़ाई में बच्चा ये सब सीखता है। कॉलेज जाएगा, 10 लोगों के साथ उठेगा बैठेगा तो समूह में काम, ये तो सिंपल ग्रेजुएट भी आदमी होगा, बीए बीएससी करेगा तो उसमें भी सीखेगा ये सारी चीजें। तो और इसके अलावा सर साइंटिफिक टेम्परामेंट भी बीटेक या केमिकल इंजीनियर्स के लोगों के पास होता है, तो उसका प्रशासन में यूज किया जा सकता है। अच्छा, चलिए, आप केमिकल इंजीनियर हैं। हमारे देश में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में, क्या थी? जी सर, ये 1984 में एक गैस थी, MIC, मीथेन आइसोसाइनाइड। तो सर उसका रिसाव हो गया था और इससे लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई थी। और सर एक छोटी सी फॉन्ट की वजह से कितने पूरे लोगों की शहर में मौत हुई थी? 2000। केवल 2000?
हाँ सर, सरकारी आंकड़े तो 2000 ही बताते हैं, लेकिन सर अनुमान है कि इससे ज्यादा ही हुए होंगे, क्योंकि गैस का फैलाव पूरे शहर में हो गया था। और उस टाइम दिसंबर के माह थे, तो गैस का फैलाव भी ज्यादा हो गया था और काफी बड़ी मात्रा में कौन सी कंपनी थी जहां हुई थी ये दुर्घटना? यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। कहाँ की कंपनी थी ये? सॉरी सर, कंपनी कहाँ की थी ये मुझे नहीं पता। कौन हेड था कंपनी का? हाँ, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर। इंडिया का हेड कौन था? सर ये भी नहीं पता मुझे। अच्छा, क्या फिर उसके बाद क्या, कैसे मैटर सॉल्व हुआ, ये नहीं हुआ सॉल्व? सर पूरी रात गैस लीक हुई और उसके बाद फिर वापस सुबह प्लांट ऑपरेट हुआ, वहाँ पे गए कर्मचारी, तो उन्होंने फिर उसके बारे में, फॉल्ट के बारे में पता चला। क्यों और फिर लीक हो गई थी गैस, क्या इशू हो गया था? सर गैस लीक होने की वजह से जो कर्मचारियों की फॉल्ट थी, वहाँ पे जो लीक होने, मतलब जो गैस की पाइपलाइन है, तो उसमें कुछ लीकेज था, उसको सही ढंग से देखा नहीं गया था। तो अच्छा, वो एक, मुझे तो जानकारी है कि कुछ और इशू था, वहां जो कूलिंग संयंत्र थे उनको रात में बंद कर दिया गया था। हाँ सर ये भी एक कारण था कि कूलिंग संयंत्र थे, बाकी जो मुख्य वजह से गैस लीक होने की वजह से पाइपलाइन थी, वहाँ पे कुछ फॉल्टेज थे, उसकी सही तरीके से निगरानी नहीं की गई थी। कुछ और इस तरह की औद्योगिक दुर्घटनाएं बताइए जो हमारे देश में हुई हो या विदेशों में हुई हो। अभी इस साल भी हमारे देश में एक ऐसी औद्योगिक दुर्घटना हुई है। हाँ सर, इस साल एक एनजी पॉलीमर्स के नाम की कंपनी है विशाखापट्टनम में, वहाँ पे स्टीयरिंग गैस का रिसाव हो गया था कोरोना के टाइम अच्छा, में। ये कैसे रिसाव हो गया था? सर जैसे लॉकडाउन था, उसके बाद जैसे लॉकडाउन जस्ट खुला, तो कर्मचारियों की कमी वहाँ पे उस टाइम वैसे कमी भी थी, तो सही तरीके से उस प्लांट को ऑपरेट नहीं कर पाए और स्टीयरिंग गैस का रिसाव हो गया। तो क्या ऐसा खतरनाक होता है इन गैसों में कि लोगों की मृत्यु हो जाती है या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं? सर ये गैसें विषैली गैसें होती है, जो श्वास नली के माध्यम से अपने शरीर में फैल जाती है, और फिर शरीर के अंदर फैलने के बाद फिर तो बहुत एक सारे। आपने बताई MIC, एक अभी आप स्टायरिन बता रहे हैं, इन दोनों में क्या समानता है? सर मुख्यतः स्टायरिन और एमआईसी में दोनों में काफी डिफरेंस है। स्टायरिन तो एक केमिकल का हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, जैसे C2H2 नाम की गैस होती है, और मिथाइल आइसोसाइनाइड तो मिथाइन और कार्बन के संयोजन से बनाई जाती है, तो वो एक एरोमेटिक यौगिक है, और ये हाइड्रोकार्बन है। लेकिन रिजल्ट दोनों के एक जैसे होते हैं? तो दोनों जहरीली गैसें हैं, दोनों विषैली गैसें हैं। इसके अलावा और कुछ जहरीली गैसों के नाम बताइए जिनसे आदमी को सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे अमोनिया हो गई, अमोनिया काफी जहरीली गैस होती है। इसका भी प्लांट्स में यूज होता है अमोनिया का? हाँ सर, अमोनिया का यूज मुख्यतः फर्टिलाइजर प्लांट में होता है। अच्छा, तो अगर उसमें भी इस तरह की दुर्घटना होगी तो वहां भी लोग मारे जाएंगे, आपका कहना है? जी सर, अमोनिया फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में अमोनिया का अलग से पूरा प्लांट होता है। अमोनिया हम्म का निर्माण हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से किया जाता है। तो हम्म जब यूरिया बनाने के लिए अमोनिया और CO2 गैस का यूज किया जाता है। अगर हम्म। अमोनिया गैस का अगर सही तरीके से ऑपरेशन नहीं किया जाए, और सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स है या सेफ्टी चलिए, इसी मेजरमेंट। कॉन्टेक्स्ट में एक कॉन्सेप्ट आया था कॉरपोरेट गवर्नेंस का और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जी सर, थोड़ा बताएंगे क्या है ये कॉन्सेप्ट? CSR के अंतर्गत जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है, उसका 2% समाज के विकास के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए देना, और समाज को देना अनिवार्य होता है। और कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होती है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि कॉर्पोरेट के माध्यम से कुछ ऐसी परियोजना चलाई जाए जिसमें नवाचार किया जाए, जो गवर्नमेंट को आगे बढ़ा सके। हमारे देश में क्या डेवलपमेंट हुए हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए, थोड़ा बताइए। सर जैसे कि टाटा केमिकल्स के द्वारा टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल चलाए जा रहे हैं यहाँ, इस प्रकार से और भी बहुत सारी कंपनीज है जो इस प्रकार के प्रोजेक्ट चला रही है। तो ये हमारे देश में जो CSR को बाध्यकारी किया गया है, किस कानून से किया गया है? ये सब कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया गया है। अच्छा अच्छा। तो क्यों गांधी जी तो बहुत पहले ही कहते थे ट्रस्टीशिप थ्योरी, तो उस पर बेस्ड नहीं है ये कॉन्सेप्ट? जी सर, ट्रस्टीशिप थ्योरी के बेस पे ही है ये, और उन्हीं के जो बाकी आदर्श थे उनको लागू करने की कोशिश की जा रही है। हम्म। तो CSR के माध्यम से आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार अपनी जिम्मेदारियां प्राइवेट कंपनीज पर थोप देती है? नहीं सर, सरकार भी बहुत सारी लोगों के उत्थान के लिए कार्य करती है, बहुत सारी योजनाएं चलाती है, लेकिन सर कॉर्पोरेट जो होते हैं वो समाज का ही संसाधनों का यूज करते हैं, तो सर उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज को कुछ दे, समाज के कार्य करे। अच्छा, थोड़ा LPG की नीतियां क्या हैं बताएंगे मुझे?
सर एनपीजी मीन्स वैश्वीकरण और उनके बारे में बात कर जी। रहे हैं सर। इसके लिए 1991 में आर्थिक दौर प्रारंभ किए गए थे, जिसमें वैश्वीकरण, भूमंडीकरण और प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण के बारे में भारत सरकार ने किए थे, जिसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ना, सरकारी अर्थव्यवस्था मतलब सरकारी जो कंपनीज है उनमें प्राइवेट कंपनीज की भागीदारी बढ़ाना। और इसी दौरान एक कॉन्सेप्ट आया था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, उस कॉन्सेप्ट को बताएंगे क्या है ये कॉन्सेप्ट? सर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में 3 ई और 4 डी का कार्य किया जाता है। 3 ई का मतलब होता है कि इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तीनों के माध्यम से जो प्राइवेट और जो निजी और सरकारी क्षेत्र है, इन दोनों के मध्य के अंतर को कम करने का कार्य किया जाता है और अधिक से अधिक लोगों का विकास किया जाता है। और डीज का मतलब होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन, डीरेगुलेशन, डीब्यूरोफिकेशन। तो इन 4 डी के माध्यम से सरकार को और अधिक लोगों के प्रति और जागरूक करना, लोगों के लिए और अधिक कार्य करना, उसमें पारदर्शिता और कुछ नवाचार किए जाते हैं। आज कौन सा दिवस मना रहे हैं हम लोग? 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस। क्या है ये एड्स, थोड़ा बताइए इसके बारे में। सर एड्स एक यौन रोग है जो HIV वायरस के माध्यम से फैलता है। कब पता लगा था दुनिया को इसके बारे में? सर दुनिया के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है सर। इंडिया में 1987 में इसका पहला केस आया था। अच्छा, ये दिवस कब से मना रहे हैं हम लोग? सर ये भी मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, तो एड्स के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी आज तक? सर इसके लिए वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे टेस्ट बने हुए हैं और बहुत सारे दवाइयां हैं जो इनका यूज की जाती है। नहीं मतलब कोरोना के लिए हम इतनी वैक्सीन बना रहे हैं, एड्स के लिए वैक्सीन नहीं बनाई, ऐसा क्यों? सर इस पे वैक्सीन पे तो काम करते होंगे वैज्ञानिक, लेकिन सर ये यौन रोग है तो इसका बचाव भी उपाय है। अच्छा, नहीं तो कोरोना का भी तो बचाव ही उपाय है, मास्क लगा लें, घर में रहें, सैनिटाइजर का यूज करें तो कोरोना से भी बच जाएंगे। लेकिन नहीं सर, ये संक्रमण व्यक्ति टू व्यक्ति फैलता है और इसमें सर कुछ व्यक्ति को खुद ही बचाव करना होगा जो यौन रोग है उनके बारे में। और सेफ्टी इक्विपमेंट भी बहुत सारे होते हैं जो यौन रोगों से बचाने के लिए होते हैं, तो उनका प्रयोग करके इन रोग से बचा जा सकता है। चलिए, एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। नीरा टंडन की आज न्यूज़पेपर में न्यूज है, कौन है ये? सर नीरा टंडन को जो बाइडेन के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कौन है ये नीरा टंडन? हाँ सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है ज्यादा। नीरा राडिया भी एक हुई है कोई, नहीं नाम राशि नीरा राडिया, वो कौन थे? सॉरी सर, ये भी नहीं पता मुझे। उनका नाम नहीं सुना आपने? नहीं सर। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ललित जी, राजेश सर। जी, देखिए करंट अफेयर्स आपने खुद ही कह दिया कि सर मैं न्यूज़ नहीं पढ़ रहा हूँ। हाँ सर, इनको तो देख। सॉरी, इंटरव्यू की डेट आ गई आपकी? हाँ जी सर। कब है? सर 9 दिसंबर को है। 9 दिसंबर को है, आज से लगभग 7 दिन बाद, जी सर। 8 दिन बाद आपका इंटरव्यू है और आप करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है इसके लिए? हाँ सर, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ, बाकी तो चीजें देख रहा हूँ, जो पुराने जो हुए हैं उनको वापस देख रहा हूँ। अच्छा, 1-2 दिन से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं या जानबूझ के नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कारण है इसका? सर अभी 1-2 दिन से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अच्छा, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस कर रहे हैं आप? हाँ सर। तो देखिए, करंट अफेयर्स तो मस्ट है, कोई भी दिन का छोड़िए मत, क्योंकि हो सकता है कोई न्यूज आपसे छूट जाए और वो आपसे इंटरव्यू में पूछी जाए। ठीक है सर। निरंतर पढ़िए आप इसको। इसके अलावा आप देखिए IIT जो 5G तकनीक पर काम कर रही है, इनकी जानकारी नहीं है, और जो अभिनेता है उनकी पार्टियों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है सर। इसके अलावा देखिए, प्रदूषित शहर कौन से हैं अभी, ये आपको पता नहीं था। करिया गाजियाबाद ही है प्रदूषित फर्स्ट नंबर पे शायद। नहीं, आप गलत हैं, लाहौर है, उसके बाद दिल्ली है। करिया मुंडा जी के बारे में जानकारी लीजिए। ठीक है सर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की जानकारियां हैं जो होनी चाहिए आपको। शुभकामनाएं। ठीक है सर। जी अतुल सर।
जी सुभाष जी, बिल्कुल न्यूज़पेपर तो मस्ट है, क्यों नहीं पढ़ रहे आप? बड़े आश्चर्य की बात है, न्यूज़पेपर तो सबसे जरूरी है इंटरव्यू के लिए। ठीक है करंट सर। अफेयर्स की जानकारी नहीं है तो कभी एक अच्छे प्रशासक आप नहीं बन सकते। ठीक है सर। न्यूज़पेपर तो हर हाल में आपको 3 घंटे कम से कम पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, क्यों आप प्रशासन में आना चाहते हैं, आपके केमिकल इंजीनियरिंग का क्या योगदान है, इसको थोड़ा अच्छे से तैयार कीजिए। ये अभी आपका जवाब बड़ा अच्छा जवाब नहीं है, ठीक है सर। उसको थोड़ा सा बैठ के सोचिए, चिंतन कीजिए कि क्यों आप यहाँ आना चाहते हैं, क्या उसका कंट्रीब्यूशन प्रशासन में होगा। ठीक है सर। और बाकी तो अब 7 दिन का समय है, बहुत ज़्यादा जो जितना कर सकते हैं वो करें, लेकिन न्यूज़पेपर जरूर करें, अपना बायोडाटा बहुत अच्छे से करें, ये 2 काम तो जरूर आप करें। ठीक है सर। सर मेरी जैसे आवाज़ है वो सही आप पे आ रही है? हाँ जी, आवाज़ आपकी आ रही है, क्लियर आ रही है। मतलब आप, क्यों मैं बहुत ज़्यादा फटाफट बोलता हूँ तो गैपिंग नहीं होती वाक्यों के बीच में। थोड़ा सा इस पे अभ्यास कर लीजिए, अगर खुद आपको ऐसा फील हो रहा है तो थोड़ा ठहराव के साथ बोलें, इसका आप अभ्यास कीजिए। 1 आध घंटे मिरर प्रैक्टिस करते रहिए, अपने घर के लोगों को, दोस्तों को बिठा के थोड़ा सा कोशिश कीजिए ठहराव से बोलने की। ठीक है सर। ठीक है, वैसे दिक्कत नहीं है, क्लियर समझ में आ रहा है बस। ठीक है सर। जी सर, ये मैं अभी आपको बताने ही वाला था सुभाष जी कि बोलते बहुत तेजी से हो आप, तो थोड़ा सा रुक रुक के बोलने का अभ्यास करो आप इसमें। और बाकी ओवरऑल बढ़िया है, आपने अच्छे आंसर दिए हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? सुभाष जी, मेरी आवाज आ रही है? सुभाष कुमार। और इसके साथ ही आप पॉलिटी राजस्थान जीके को और अच्छा तैयार करें। बाकी ओवरऑल अच्छा है सुभाष जी का। जी सर।